नैना की शादी हो गई। भोर में विदाई होने को थी। विदाई के बाद भरी आंखों से नैना कार में बैठी सड़क पर पीछे छूटती सबको देखती रही थी और याद करने लगी पुरानी बातें। मम्मी, मैं विनीत को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। घर में उठती रिश्तों की बातों से घबराकर नैना ने माँ को सच्चाई से अवगत कराया। विनीत, पर बेटा वह अलग जाति का लड़का है, पूरी तरह शाकाहारी। वह नौकरी पैसा परिवार है उनका। उससे क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी? लेकिन विनीत की नौकरी भी वहीं पर है। तुझे हमेशा ससुराल में ही रहना पड़ेगा, यह सोचा तूने? तो क्या हुआ, आप अपने जाने वाले व्यवसायिक घरों में भी मेरा विवाह करोगे तो क्या साथ में नहीं रहना पड़ेगा? वहाँ भी रह लूँगी। है ही कौन घर पर? माता पिता ही तो हैं। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी है। व्यवसायिक घर में तेरी शादी होगी तो रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। कई समस्याओं का समाधान आर्थिक मजबूती कर देती है। मंजू शंका जाहिर करती हुई बोले, ओहो मम्मी, इतना मत सोचो। अक्सर हम जितना सोचते हैं उतना कुछ होता नहीं है। मैं और विनीत दोनों की अच्छी नौकरियां हैं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। निपट लूँगी सब बातों से। आप तो बस पापा को मनाओ, क्योंकि मैं विनीत के अलावा किसी दूसरे से विवाह नहीं करूँगी। नैना के तर्क वितर्क से मंजू निरुत्तर हो गई थी। आजकल के बच्चे कुछ कहें तो माता पिता के होठों पर हाँ के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। यही आधुनिक जीवन शैली व विचारधारा का पहला दस्तूर है। नैना के माता पिता ने भी सहर्ष हाँ बोल दी। दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद नैना व विनीत विवाह सूत्र के बंधन में बंध गए थे। बारात विदा होने से पहले ही बारातियों की एक कार अपने गंतव्य की तरफ चल दी थी, जिनमें विनीत की मम्मी भी थी, ताकि वे जल्दी घर पहुंचकर बहू के स्वागत की तैयारियां कर सकें। बारात देहरादून से वापस दिल्ली जा रही थी। बारात जब घर पहुंची तो नई नवेली बहू के स्वागत में सबके पलक पावड़े बिछ गए। द्वार चार की थोड़ी बहुत रस्मों के बाद गृह प्रवेश हो गया। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा पाकर दुम दबाकर भागे और घर पर इंतजार करते बैंड वाले भी अपना कर्तव्य पालन कर भाग खड़े हुए। बारात के दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। खाना तैयार था। अधिकांश बाराती रास्ते से ही इधर उधर हो लिए थे। करीबी रिश्तेदार जिन्होंने घर तक आने की ज़रूरत महसूस की थी भी खाना खाकर जाने लगे। विनीत की मां मेनका ने सबको भेंट वगैरह देकर रुखसत करा दिया। घर में अब मेनका, राकेश, बेटी, दामाद व दुल्हा दुल्हन रह गए थे। दामाद की नौकरी तो दूसरे शहर में थी, पर घर स्थानीय था, इसलिए बेटी दामाद भी अपने घर चले गए। विनीत, तुमने भी होटल में कमरा बुक किया हुआ है ना? तुम भी निकल जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे और ड्राइवर तुम्हारे दोस्तों को घर छोड़ता हुआ चला जाएगा। काफ़ी देर हो रही है, आराम करो, राकेश बोले। विनीत बहुत थका हुआ था। इतने थके हुए थे दोनों की उनका होटल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। यहीं सो जाते हैं। पापा, मेरा कमरा खाली तो है, घर में तो कोई मेहमान भी नहीं है। मेनका चौंक गई, मन ही मन सोचा, नई बहू क्या सोचेगी। नहीं नहीं, तुम्हारा कमरा तो बहुत अस्त व्यस्त है। आज तो होटल चले जाऊं, कल सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी, मेनका बोले। विनीत दुविधा में सोफे पर बैठा ही रहा और साथ में नैना भी। थकान के मारे आंखें मूंद रही थी। मायके की बात होती तो सारा तामझाम उतार कर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर फुल एसी पंखा खोलकर चित सो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठी रही। जाओ विनीत, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। चलो नैना। थकी मांदी नैना व विनीत थके शरीर को धकेल कर कार में बैठ गए। नैना का दिल कर रहा था पीछे सिर टिकाए और सो जाए। शादी से पहले उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा था कि नैना व विनीत का दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट का टिकट करवा देते हैं। रोड की 8 घंटे की जर्नी इन्हें थका देगी, लेकिन भारतीय संस्कार आड़े आ गए, इसलिए मंजू बोली, शादी के बाद नैना उनकी बहू है, वे उसे ट्रेन से ले जाएं, कार से ले जाएं, बैलगाड़ी से ले जाएं या फिर फ्लाइट से, हमें बोलने का कोई हक नहीं। सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुरा दी थी। वाह भाई, भारतीय परंपरा। सड़क मार्ग से यात्रा करने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए मुझे उल्टी की दवाई खाकर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी को चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा दे दूं और वह कितने ही बड़े पद पर कार्यरत क्यों ना हो, एक ही रात में उसकी मालिकों की अदला बदली कैसे हो जाती है, उस पर अधिकार कैसे बदल जाते हैं। उसकी खुद की भी कोई मर्जी है, खुद की भी कोई तकलीफ़ है, खुद का भी कोई निर्णय है।
इस विषय में कोई भी जानना नहीं चाह रहा, लेकिन उसकी शादी होने जा रही थी। वह बमुश्किल 1 महीने की छुट्टी ले पाई थी, 20 दिन विवाह से पहले और 10 दिन बाद के। लेकिन उस 10 दिनों की भी कसमकस थी। उसे ससुराल में शादी के बाद की कुछ जरूरी रस्मों में भी शामिल होना था और हनीमून ट्रिप पर भी जाना था। बहुत टाइट शेड्यूल था। शादी से पहले की छुट्टियां भी जरूरी थी। उसे शादी की तैयारियों के लिए भी समय नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था शादी भी ऑफिस के जरूरी कार्यों की तरह ही निबट रही है। शायद वे दोनों 1 महीने के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने आए हैं। ऊपर से मम्मी के उपदेश सुनते सुनते वह तंग आ गई थी। बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहू को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना वैसे रहना, चिल्लाकर बात नहीं करना, सुबह उठना, ऑफिस से आकर थोड़ी देर सास ससुर के पास बैठना, किचन में जितनी बन पाए मदद जरूर करना। एक दिन सुनते सुनते वह भना गई। मम्मी, जब भैया की शादी हुई थी तब भैया को भी यही सब समझाया था। स्त्री पुरुष की समानता का जमाना है। भाभी भी नौकरी करती है, भैया को भी सब कुछ वही करना चाहिए जो भाभी करती है। मसलन उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना, किचन में मदद करना और सुबह उठकर भाभी के साथ मिलजुल कर काम करना आदि। लड़की को ही यह सब क्यों सिखाया जाता है? उसके बाद मम्मी के निर्देश कुछ बंद हो गए थे। नैना को मन ही मन मम्मी पर दया आ गई। गलती मम्मी की नहीं, मम्मी की पीढ़ी की है, जो नई पुरानी पीढ़ी के बीच झूल रही है। उच्च शिक्षित है लेकिन अधिकतर आत्मनिर्भर नहीं रही, इसीलिए कई तरह से अधिकारों से वंचित भी रही। उच्च शिक्षा के कारण गलत सही भले ही समझी हो, नए विचारों को अपनाने का मादा भले ही रखती हो, लेकिन गलत को गलत बोलती नहीं है, नए विचारों को अपने आचरण में लाने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि मम्मी की पीढ़ी की आत्मनिर्भर महिलाएं भी नई पुरानी विचारधारा के बीच झूलती, नई पुरानी परंपराओं के बीच पिसती रही हैं। फुल होम मेकर्स की शायद आखिरी पीढ़ी है जो अब समाप्त होने की कगार पर है। कार होटल पहुंच गई। नैना व विनीत को कमरे तक पहुंचाकर विनीत के दोस्त चले गए। रात के 12 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों इतने थके थे कि बात करने के मूड में भी नहीं थे। शादी के 3 दिनों तक चली परंपरावादी प्रक्रिया ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। ऊपर से देहरादून दिल्ली का भीड़ के कारण 8 घंटे का सफ़र। दोनों उल्टे सीधे कपड़े बदलकर औंधे मुंह सो गए। सुबह देहरादून व दिल्ली के दोनों घरों में सभी देर से उठे, लेकिन 10 बजते बजते सभी उठ गए। बेटी को विदा कर बेटी की माँ आज भी चैन से कहाँ रह पाती है, चाहे वह लड़के को बचपन से ही क्यों न जानती हो। 12 बज गए। मंजू से रहा न गया। उन्होंने नैना को फ़ोन मिला दिया। गहरी नींद के सागर में गोती लगा रही नैना फ़ोन की घंटी सुनकर बमुश्किल जगी। विनीत भी झुंझला गया। स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर मोबाइल ऑन कर कानों से लगा लिया। कैसी है मेरी बेटी? सो रही है, मरी नहीं है, नैना झुंझला कर बोली। इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? मम्मी को बुरा तो लगा पर बोली, सुबह कहाँ है, 12 बज रहे हैं। कैसी है? अरे कैसी है मतलब, कल 12 बजे तो आई हूँ देहरादून से, आज 12 बजे तक क्या हो जाएगा मुझे? हमेशा ही तो आती हूँ नौकरी पर छुट्टियों के बाद, तब तो आप फ़ोन नहीं करती। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? कल मैसेज कर तो दिया था पहुँचने का। मंजू निरुत्तर हो चुप हो गई। अभी मैं सो रही हूँ, फ़ोन रखो आप, जब उठ जाऊँगी तो खुद ही मिला दूँगी, कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। मंजू की आंखें भर आई। आज की पीढ़ी की बहू की तटस्थता तो दुख देती ही है, पर बेटी की तटस्थता तो दिल चीर कर रख देती है। यह असंवेदनहीन मशीनी पीढ़ी तो किसी से प्यार करना जैसे जानती ही नहीं है। जब माँ को ऐसे जवाब दे रही है तो सास को कैसे जवाब देगी? मंजू एक शिक्षित गृहिणी थी। सास मेनका एक उच्च शिक्षित कामकाजी महिला। वे केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान की अध्यापिका थी। सुबह 7:45 बजे घर से निकलती और 4:30 बजे तक घर पहुंचती। राकेश रिटायर हो चुके थे, लेकिन मेनका की रिटायरमेंट में अभी 3 साल बाकी थे। मेनका आधुनिक जमाने की उच्च शिक्षित सांस थी। कभी कार कभी स्कूटी चलाकर स्कूल जाती, लैपटॉप पर उंगलियां चलाती और जब किचन में हर तरह का खाना बनाती, काम वाली के न आने पर बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, तो उनके ये सब गुण पता भी न चलते। राकेश एक पीढ़ी पहले के पति, पत्नी की कामकाजी होने के बावजूद गृह कार्य में मदद करने में अपनी हेटी समझती और पत्नी से सब कुछ हाथ में मिल जाने की उम्मीद करती।
मेनका सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी व्यस्त थी। नौकरी की व्यस्तता के कारण उनका ध्यान दूसरी कई फालतू बातों की तरफ नहीं जाने पाता था। दूसरा, सोचने का आयाम बहुत बड़ा था। कई बातें उनकी सोच में रुकती ही नहीं थी, इधर से शुरू होकर उधर गुजर जाती थी। 2 बज गए थे, लंच का समय हो गया था। बच्चे अभी होटल से नहीं आए थे। राकेश ने 1-2 बार फ़ोन करने की पेशकश की, पर मेनका ने सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब करना गलत है। तुम्हें भूख लग रही है राकेश, तो हम खाना खा लेते हैं, बच्चों का इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चे तो अब यही रहेंगे, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर खा लेते हैं। ना उन्हें बांधो, ना खुद बंधो, वे आएंगे तो उनके साथ कुछ मीठा खा लेंगे। मेनका के जोर देने पर थोड़ी देर बाद मेनका व राकेश ने खाना खा लिया। बच्चे 4 बजे के करीब आए। वे सोकर ही 2 बजे उठे थे। अब कुछ फ्रेश लग रहे थे। उनके आने से घर में चहल पहल हो गई। राकेश और मेनका को लगा बिना मौसम बाहर आ गई हो। मेनका ने उनका कमरा व्यवस्थित कर दिया था। बच्चों का भी होटल जाने का कोई मूड नहीं था। विनीत भी अपने ही कमरे में रहना चाहता था, इसीलिए वे अपने अटैचियाँ साथ लेकर आए थे। थोड़ी देर घर में रौनक कर खाना खाकर बच्चे फिर अपने कमरे में समा गए। नैना अपनी मम्मी को फ़ोन करना फिर भूल गई। बेचैनी में मंजू का दिन नहीं कट रहा था। दोबारा फ़ोन मिलाने पर नैना की सुबह की डांट याद आ रही थी, इसीलिए थक हार कर समधिन मेनका को फ़ोन मिला दिया। थकी हुई मेनका जी लंच के बाद नींद के सागर में गोती लगा रही थी। घंटी की आवाज़ से बमुश्किल आंखें खोलकर मोबाइल पर नजरें गड़ाई। समधिन मंजू का नाम देखकर हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। हेलो, वे आवाज़ को संयंत्र कर नींद की खुमारी से बाहर खींचती हुई बोली। हेलो मेनका जी, लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल नैना ने फ़ोन करने को कहा था, पर अभी तक नहीं किया। ओ, नैना अपने कमरे में है। बच्चे 4 बजे आए होटल से, खाना खाकर कमरे में चले गए हैं। फ़ोन करना भूल गई होगी शायद। जब बाहर आएगी तो मैं याद दिला दूंगी। हाँ जी। बेटी की सुबह की डांट से क्षुब्ध मंजू मेनका से भी संभल कर धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। मेनका का हृदय द्रवित हो गया। बेटी की माँ ऐसी ही होती है। बेटी की याद आ रही है, वे स्नेह से बोली। हाँ, आ तो रही है। मंजू की आवाज़ भावनाओं के दबाव में नम हो गई। पर ये आजकल के बच्चे माता पिता की भावनाओं को समझते कहाँ हैं। सुबह की घटना से व्यथित मंजू बोल पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बच्चों के जीवन में उलझने के लिए बहुत कुछ है, और माता पिता के जीवन में सिर्फ बच्चे, इसीलिए ऐसा लगता है। नैना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अभी अभी नई नई शादी है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वह आपकी लाडली बेटी है तो हमारे घर की भी संजीवनी है। बाहर आएगी तो मैं बात करने के लिए कह दूंगी। ठीक है, कहकर मंजू ने फ़ोन रख दिया। मेनका की नींद तो मंजू के फ़ोन से उड़ गई थी। राकेश भी आवाज़ से उठ गए थे, इसीलिए वह उठकर मुंह हाथ धोकर चाय बनाकर ले आई। बच्चे दूसरे दिन हनीमून पर निकल गए। वापस आए तो कुछ दिन नैना के घर देहरादून चले गए। इस बीच मेनका की छुट्टियां ख़त्म हो गई। बच्चे वापस आए तो उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। दोनों के ऑफिस शुरू हो गए और दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वैसे तो मेनका बहुत ही आधुनिक विचारों की कामकाजी सांस थी, पर वे इस नई पीढ़ी को नवविवाहित जीवन की शुरुआत करते बड़े आश्चर्य व कुतूहल से देख रही थी। इन बच्चों की दिनचर्या में उनके मोबाइल व लैपटॉप के अलावा किसी के लिए जगह भी नहीं थी। उनके ऑफिस संबंधी अधिकतर काम तो मोबाइल से ही निपटते थे, बाकी बचे लैपटॉप से। सुबह 8 बजे के निकले बच्चे रात के 8:30 बजे के बाद ही घर में घुसते। उनकी दिनचर्या में अपने नवविवाहित साथी के लिए जगह ही नहीं थी। फिर सास ससुर की कौन कहे। इन्हें प्यार करने के लिए फुर्सत कैसे मिली होगी। मेनका अक्सर राकेश से परिहास करती। लगता है प्यार भी मोबाइल पर ही निपटा लिया होगा, ऑफिस के जरूरी कार्यों की तरह। मंजू बेटी से बात करने के लिए तरस जाती। पहले सिर्फ उसकी नौकरी थी, इसीलिए थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर अब उसकी दिनचर्या का थोड़ा बहुत हिस्सेदार विनीत भी हो गया था। सास ससुर के साथ भी थोड़ा बहुत बैठती है छुट्टी के दिन। कभी किचन का रुख भी कर लिया कर। अब तेरी शादी हो गई है, तेरे सास ससुर अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत उम्मीद तो वे भी करते होंगे। एक दिन फ़ोन पर बातें करते हुए मंजू बोली। उफ मम्मी, फिर शुरू हो गई आपके उपदेश।
अरे, जब मैं किसी से बदलने की उम्मीद नहीं करती तो मुझसे बदलने की उम्मीद कैसे कर सकता है कोई। शादी मेरे लिए ही सजा क्यों है। यह मत पहनो, वह मत करो, मन हो ना हो सबसे बातचीत करो, जल्दी उठो, रिश्तेदार आए तो उन्हें खुश करो, नैना झल्ला कर बोली। कमरे के बाहर से गुजरती मेनका के कानों में नैना की ये बातें पड़ गई। मेनका बहुत ही खुले विचारों की महिला थी। हर बात का सकारात्मक पहलू से देखना व सोचना उनकी आदत थी। पारंपरिक सांस के कवच से बाहर आकर एक स्त्री के नज़रिए से वे सोचने लगी, आखिर गलत क्या कह रही है नैना। शादी सजा क्यों बन जाती है किसी लड़की के लिए। लड़के के लिए शादी न कल सजा थी न आज, पर लड़की के लिए वे खुद भी कामकाजी रही है, अंदर बाहर की जिम्मेदारियों में बुरी तरह पिसी हैं। पति ने भी इतना साथ नहीं दिया। कितने ही क्षण ऐसे आए जब नौकरी बचाना भी मुश्किल हो गया था। कामकाजी होते हुए भी उनसे एक संपूर्ण गृहिणी वाली उम्मीद की गई। ऐसे विचार कई बार उनके हृदय को भी आंदोलित करते थे। पर गलत को गलत कहने की उच्च होते हुए, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी उनकी पीढ़ी ने हिमाकत नहीं की। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पीढ़ी का मौन अब नैना की पीढ़ी की लड़कियों के मुंह से मुखरित हो रहा है। नैना की पीढ़ी की लड़कियों की दिनचर्या अपने हिसाब से शुरू होती है और अपने हिसाब से ख़त्म होती है। यह देखकर उन्हें भी अच्छा लगता। नैना की पीढ़ी की लड़की का जीवन पति रूपी पुरुष के जीवन के खिलने व सफल होने के लिए आधार मात्र नहीं है, बल्कि दोनों ही बराबर के स्तंभ थे, एक भी कम या ज़्यादा नहीं। वे अपने बेटे को नैना से ज़्यादा बदलते हुए देख रही थी। शादी के बाद वह पहले से जल्दी उठता, दोनों भाग दौड़ कर तैयार होते, बेडरूम ठीक करते, अपने अपने कपड़े प्रेस करते, उन्हें अलमारियों में लगाते। नाश्ते के लिए एक टोस्ट सेकता तो दूसरा कोल्ड कॉफ़ी बनाता, एक कॉर्नफ्लेक्स बाउल में डालता तो दूसरा दूध ग्लास में, एक ऑमलेट बनाता तो दूसरा टोस्ट पर बटर लगाता। मेनका खुद कामकाजी थी, इसीलिए उनकी बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती थी। बस घर की व्यवस्था उन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। राशन पानी सब्जी कब कहाँ से आएगा, काम वाली कब काम करेगी, खाना कब बनेगा, इसका सिर दर्द ना होना भी बहुत बड़ी गद थी। इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर मदद को लेकर वे चुप ही रहती थी। लेकिन विनीत को हर कदम पर नैना का साथ व स्वतंत्रता देते देख मेनका को अपना जीवन व्यर्थ जाने जैसा लगता। वे खुद तो कभी नौकरी व घर के बीच पूरी ही नहीं पड़ी, ऊपर से सारे रिश्ते नाते। नैना को तो रिश्ते नाते निभाने की भी कोई फिक्र ही नहीं थी। यहाँ तक तो उसकी ना सोच जाती ना ही समय था। उस पर भी अब परिवार छोटे, एक टाइम की चाय भी नहीं पिलानी है। फिर व्हाट्सएप, चाय की प्याली भी गुड मॉर्निंग के साथ व्हाट्सएप पर भेज दो, और ज़रूरत पड़ने पर बर्थडे केक भी। यह सब सोचकर मेनका मन ही मन मुस्कुराई। नैना की पीढ़ी की लड़कियों ने जैसे एक युद्ध छेड़ रखा है। वर्षों से आ रही नारी की पारंपरिक छवि के विरुद्ध मेनका सोचती, भले ही कितना कोस लो आजकल की लड़कियों को, पुरुषों की बराबर समानता स्त्रियां को किसी ने नहीं दी। लेकिन यह पीढ़ी अपना वह अधिकार छीन कर ले रही है। फिर विकास तो अपने साथ कुछ विनाश तो लेकर आता ही है। गेहूं के साथ घुन तो पिस ही जाता है। नैना और विनीत दोनों आजकल अत्यधिक व्यस्त थे। रात में भी देर से लौट रहे थे। वर्कलोड बहुत था, दोनों की रिव्यू होने वाले थे। घर आकर दोनों जैसा तैसा खाकर दो चार बातें करके औंधे मुँह सो जाते। छुट्टी के दिन भी दोनों लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहते। मंजू की बेचैनी सीमा पार कर रही थी। उसमें मेनका जैसा धैर्य नहीं था, ना ही वह मेनका की तरह व्यस्त थी। इसीलिए नई पीढ़ी की अपनी बहू के क्रियाकलापों को भी सहजता से नहीं ले पाती, और अपनी भड़ास निकालने के लिए बेटी के कान भी उपलब्ध नहीं थे। माँ के दुख दर्द सुनना नैना की पीढ़ी की लड़कियों की ना आदत है ना फुर्सत है। पर बेटी से मोह कम करके बहू से मोह बढ़ाना मंजू जैसी महिलाओं को भी नहीं आता। यदि नैना ससुराल में न रहकर कहीं अलग रही होती तो मंजू अब तक आ धमकती, पर नए नए समधियाने में जाकर रहने में पुराने संस्कार थोड़े आड़े आ ही जाते थे। बेटी तो दो चार बातें करके फ़ोन रख देती, पर जब तब मेनका से बात कर वह अपनी भड़ास निकाल लेती। उनका इस कदर पुत्री मोह देखकर मेनका को अजीब तरह का अपराध बोध सालने लगता, जैसे उनकी बेटी को उनसे अलग करके उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। उन्हें कभी मंजू की फ़ोन पर कहीं अजीबोगरीब बातों से चिड़चिड़ाहट होती, तो कभी खुद भी एक बेटी की माँ होने के नाते द्रवित हो जाती।
बेटी से प्यार तो मेनका को भी बहुत था, पर उसकी व्यस्तता उन्हें प्यार जताने तक का समय नहीं देती। मोह की कौन कहे, पर मंजू की हालत देखकर उन्हें लगता कि सच ही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। हर इंसान को कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहिए। नौकरी ही जरूरी नहीं है, और भी कई तरीके हैं व्यस्त रहने के। उसका दिल करता किसी दिन इत्मीनान से समझाए मंजू को कि बच्चों से मोह अब कुछ कम करें और खुद की ज़िंदगी से प्यार करें। अभी 56 वर्ष की उम्र होगी उनकी, बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए भी। हर समय बेटी बेटी करके उसके मुँह में फंस कर वह खुद की भी ज़िंदगी बोझ बना रही हैं और बेटी की ज़िंदगी में भी उलझनें पैदा कर रही हैं। नैना की पीढ़ी की लड़कियों की ज़िंदगी व्यस्तता भरी है। इस पीढ़ी को कहाँ फुर्सत है कि वह माता पिता सास ससुर के भावनात्मक पक्ष को अंदर तक महसूस करे, लेकिन समझा ना पाती। रिश्ता ही ऐसा था। इसी बीच कंपनी ने नैना को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेज दिया। नैना जाने की तैयारी करने लगी। घर में किसी के मन में दूसरा विचार ही ना आया। एक आत्मनिर्भर लड़की को ऑफिस के काम से जाना है तो बस जाना है, लेकिन नैना की मम्मी बेचैन हो गई। कैसे रहेगी तू वहाँ अकेले इतने दिन? कभी अकेली रही नहीं तू। दिल्ली में भी तू अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, मंजू कह रही थी। मेनका को भी मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अकेले का क्या मतलब मम्मी? नौकरी में तो यह सब तो चलता है। कंपनी मुझे भेज रही है, आप हर समय चिंता में क्यों डूबी रहती हैं? ऐसा करो, आप और पापा कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ, या ऐसा करो गरीब बच्चों को इकट्ठा करके आप पढ़ाना शुरू कर दो, नैना भनाती हुई बोली। नैना की बात सुनकर मेनका की हंसी छूटने को हुई। तू हर समय बात टाल देती है, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं चलती हूँ तेरे साथ। मम्मी, आपका बस चले तो मुझे वॉशरूम में भी अकेले जाने ना दो। मेरी शादी हो गई है अब। जब यहाँ किसी को ऐतराज़ नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ की चिंता तू क्या जाने, जब माँ बनेगी तब समझेगी। मंजू की आवाज़ भर्रा गई। माँ, अगर इतनी चिंता करती हैं तो मुझे माँ ही नहीं बनना। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। मैं फ़ोन ऑफ कर रही हूँ, मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम ख़त्म करना है। अच्छा, फ़ोन ऑफ मत कर, ज़रा मम्मी से बात करा अपनी। नैना ने फ़ोन मेनका को पकड़ा दिया। आज मंजू की बातें सुनकर मेनका का दिल किया कि बुरा ही मान जाए मंजू, पर वे अब चुप नहीं रहेंगी, अपनी बात बोलकर रहेंगी। वे फ़ोन पर बात करते करते अपने कमरे में आकर बैठ गई। देख रही हैं आप, कैसे रहेगी वहाँ अकेली? मुझे भी मना कर रही है। आप विनीत से कहिए ना कि छुट्टी लेकर उसके साथ जाएं। उसकी बेसिर पैर की बातों पर झुंझुलाहट हो गई मेनका को। विनीत के पास इतनी छुट्टी कहाँ है मंजू जी? और फिर यह तो शुरुआत है। जैसे जैसे नौकरी में समय होता जाएगा ऐसे मौके तो आते रहेंगे। चिंता क्यों कर रही हैं? आपने उच्च शिक्षा दी है बेटी को तो कुछ अच्छा करने के लिए ही ना, घर बैठने के लिए तो नहीं। समझदार व आत्मविश्वासी लड़कियां हैं आजकल की, इतनी चिंता करनी छोड़ दीजिए आप भी। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे छोड़ दूँ चिंता? आप नहीं करती अपनी बेटी की चिंता? मैं चिंता करती हूँ मंजू जी, पर अपनी चिंता बच्चों पर लादती नहीं हूँ। मेनका का दिल किया अगला वाक्य बोली। और ना बेटी की सास को जब तब कुछ ऐसा वैसा बोलकर परेशान करती हूँ, पर स्वर को संभाल कर बोली। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, यदि बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो बस माता पिता को चाहिए कि दर्शक बनकर उनकी खुशी को निहारें और खुद को व्यस्त रखें। आज की पीढ़ी बहुत व्यस्त है, इनकी तुलना अपनी पीढ़ी से मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को हमसे प्यार नहीं, पर उनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि कई छोटी छोटी खुशियों के लिए उनके पास समय ही नहीं है, या कहना चाहिए खुशियों के मापदंड ही बदल गए हैं उनकी ज़िंदगी के। मंजू एकाएक रो पड़ी फ़ोन पर। मेनका का दिल पसीज गया, लेकिन सोचा आखिर बेटी से मोह भंग तो होना ही चाहिए मंजू का। मंजू, क्यों दिल छोटा कर रही है? नैना आपकी बेटी है और ज़िंदगी भर आपकी ही बेटी रहेगी, लेकिन एक बच्ची आपके पास भी है, उसे भी नैना के नज़रिए से देखेंगी तो वह भी उतना ही अपनी लगेगी। प्यार कीजिए बच्चों से, पर अपना प्यार, अपना रिश्ता लाद कर उनकी ज़िंदगी नियंत्रित मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के तरीके ढूंढिए। अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं हुई है, खूबसूरत उम्र है यह तो। सब जिम्मेदारियों से अब जाकर फारिग हुए हैं, अपने छूटे हुए शौक़ पूरे कीजिए। अब वे दिन लद गए कि बच्चों की शादी की और बुढ़ापा आ गया। अब तो समय आया है एक नई शुरुआत करने का।
मंजू चुप हो गई। मेनका को समझ नहीं आ रहा था कि मंजू उनकी बात कितनी समझी, कितनी नहीं। उसे अच्छा लगा या बुरा। आप सुन रही हैं ना? वे धीरे से बोली। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, बल्कि बड़ी बहन की तरह आपका साथ देना चाहती हूँ। नैना खुश है अपनी ज़िंदगी में, व्यस्त है अपनी नौकरी में। आपके पास कम आ पाती है, कम बात कर पाती है। तो क्या आप सोचती हैं कि वह हमारे पास रहती है तो हमारी बहुत बातें हो जाती हैं? आप दूर हैं फिर भी फ़ोन पर बातें कर लेती हैं, लेकिन मैं तो जब उसे सामने थका हुआ देखती हूँ तो खुद ही बातों में उलझाने का मन नहीं करता। छुट्टी के दिन बच्चे काफ़ी देर से सोकर उठते हैं, फिर उनके हफ्ते में करने वाले कई काम होते हैं। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने या मूवी देखने चले जाते हैं। यदि इस तरह से हर समय अपनी खुशियों के लिए बच्चों का मुंह देखते रहेंगे तो हमारी खुशियाँ रेत की तरह फिसल जाएंगी मुट्ठी से, और हथेली में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कहा इतना कुछ। अगर मेरी बात का बुरा लगा तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात का बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आपकी बात पर सोच रही हूँ। बहुत सही कह रही हैं। नैना भी जब तब कुछ ऐसा ही समझती है, मगर झल्ला कर। मैं भी कोई नई राह ढूंढती हूँ। आप नौकरी में व्यस्त हैं, इसलिए ज़िंदगी को सही तरीके से समझ पा रही हैं शायद। नौकरी के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में व्यस्त होने के। मैं भी रिटायरमेंट के बाद कोई नया रास्ता ढूंढूंगी। आप भी सोच कर ढूंढिए और ढूंढ कर सोचिए। कहकर मेनका हंस दी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कब जा रही है नैना? परसों सुबह की फ़्लाइट है। ठीक है, कल रात उसे गुड विशेस का मैसेज कर दूंगी। कहकर मंजू खिलखिलाकर हंस पड़ी और साथ ही मेनका भी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।